हेलो माय लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं लेकर आ चुकी हूँ आप लोगों के लिए सोल ब्राइड ऑफ डेविल माफिया का न्यू एपिसोड। तो चलिए शुरू करते हैं। अब तक के एपिसोड में आप लोगों ने सुन लिया था कि किस तरह से एडी की कंडीशन कुछ ज़्यादा ही क्रिटिकल हो चुकी थी और इसी वजह से उनको तुरंत ही ऑपरेशन थिएटर में बिना किसी फॉर्मेलिटी के ले जाया गया था। हाँ, वैसे तो मिस्टर वेदांत भी बहुत मशहूर सर्जन थे। उन्हें तो आउट ऑफ कंट्रीज़ में भी बुलाया जाता था सर्जरीज करने के लिए, लेकिन यहाँ अपने दोस्त की ऐसी हालत वो नहीं देख सकते थे, जिसकी वजह से वो अभी बाहर ही बैठे हुए थे। और वो भी यहाँ आए हुए सबसे सीनियर डॉक्टर को वार्निंग दे करके कि अगर कुछ भी एडी को हुआ तो उनका पूरा खानदान ख़त्म हो जाएगा। बाहर बैठे वेदांत, जो कि इस वक्त अपने बगल में देखते हैं कि रांश इसके हाथ और पैर लगातार अजीब तरीके से यहाँ शिवर कर रहे हैं। वो शिवरिंग था या फिर गुस्से से कांप रहे हैं, ये समझ में नहीं आता वेदांत को। अभी जैसे वो रांश को बुलाए थे एक बार, लेकिन तुरंत ही रांश खड़े होते हुए यहाँ वेदांत से परमिशन लेते हुए कहते हैं, सर मैं जा सकता हूँ क्या? मुझे उस आदमी को ढूंढना है जिसने भी सर को टारगेट करने की कोशिश की है, उसे तो मैं छोड़ने। लेकिन तभी बीच में वेदांत उनको इंटरप्ट करते हुए कहते हैं, नहीं, उसे तब तक हाथ नहीं लगाओगे जब तक एडी की परमिशन नहीं मिल जाती है। फिलहाल के लिए सिर्फ उस पर नज़र रख सकते हैं हम। ये राज, जो एकदम से अपनी आंखें बंद करते हुए अपने फ्रस्ट्रेशन को बहुत मुश्किल से कंट्रोल करते हुए पूछते हैं, आखिर सबको एडी सर से ही प्रॉब्लम क्यों होती है? जब देखो तब उन्हीं को टारगेट करना होता है। आखिर इतने दुश्मन आते कहाँ से सर के? वो तो किसी का कुछ बिगाड़ते भी नहीं, अपने काम में बिजी रहते हैं। और पता नहीं क्या प्रॉब्लम है सबको उनसे। वेदांत, जो खड़े होते हुए रांच की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए कहते हैं, प्रॉब्लम उससे नहीं है, प्रॉब्लम उसकी सक्सेस से है। और एक तो वो आदमी बिना किसी करप्शन वाले काम करने के बावजूद भी इतना आगे, सबको प्रॉब्लम तो होनी है ना। कोई अच्छा आदमी आगे बढ़ गया तो किसी को कैसे हजम होगा? आखिर है कौन ये शख्स? एक बार मुझे मिल जाए ना, उसके इतने टुकड़े करूँगा मैं। लेकिन तभी वेदांत उनको शांत करते हुए कहते हैं, तुम उसे अभी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये किसी एक इंसान का काम नहीं है। और वैसे भी बिजनेस वर्ल्ड का तो मतलब ही है करप्ट वर्ल्ड। यहाँ जब भी कोई गलत काम नहीं करता, उसे सब लोग मारने के पीछे ही पड़े रहते हैं। और पता है द वर्स्ट थिंग इज कि एडी का दुश्मन कोई बाहर वाला नहीं, बल्कि उसके अपने खानदान वाले हैं। कि सुनते ही रांच अपनी बावें से सिकोड़ते हुए कहता है, ये बात तो सर को पता है ना, फिर क्यों रहते वो सबके साथ? वेदांत, जो एडी के बारे में कुछ सोचते हुए रांच को समझाते हुए कहते हैं, एडी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है रांच, अभी तुम्हारे समझ से परे है वो। तुम खुद सोचो, अपने दुश्मनों के बीच रह कर भी हमेशा बच जाता है। मामूली इंसान होता तो कब का ख़त्म हो चुका होता, लेकिन उसे कोई हाथ लगा सके इतनी भी किसी के अंदर हिम्मत नहीं है। हाँ, पीठ पीछे वार करने वाले तो मिल जाते हैं कुछ लोग, लेकिन शायद उसकी भी अपनी मौत आ चुकी होगी। राज अपने चेहरे को हाँ मिला कर कहता है, मौत तो आ चुकी है सबकी, जितने भी लोगों ने मिल कर के ये किया है ना, एक एक करके। लेकिन वेदांत उनको रोकते हुए कहते हैं, अभी के लिए सिर्फ नज़र रखते हैं, हम कुछ नहीं करेंगे, देखते हैं आखिर इसमें शामिल कौन कौन है। जैसे अभी रांच ये बोलकर के वहाँ से निकलने वाले थे, ठीक है सर, मैं पता लगाता हूँ आखिर हमारे एडी सर को टारगेट करने की हिम्मत की किस कमीने ने। लेकिन जैसे ये बोलते हुए अभी उनके स्टेप हॉस्पिटल से बाहर जा पाते, तभी वेदांत की आवाज़ उनके कानों में पड़ती है, शुभम रघुवंशी, नीतीश रघुवंशी का बेटा, उसी ने किया ये। रांच हैरानी से पीछे मुड़ते हुए पूछता है, पर सर आपको कैसे? आप तो यहाँ पर हम लोगों के साथ है ना। वेदांत, जो अपने फ़ोन की तरफ देखते हुए कहते हैं, लिंक्स मेरे भी तकड़े हैं, फिलहाल के लिए मैंने अपने आदमियों को लगवा दिया उसके पीछे, लेकिन उसे कुछ भी नहीं करना, सिर्फ उस पर नज़र रखना और ये भी देखना है कि आखिर ये किसके साथ मिलकर के ये सब कुछ कर रहा है। तभी रांच, जो कि वेदांत के इस बात का जवाब देते हुए कहता है, ऑब्वियसली बात है सर, नीतीश के। नीतीश उसका बाप काफ़ी पावरफुल है और इतना बड़ा। लेकिन तभी बीच में वेदांत उनको रोकते हुए कहते हैं, नहीं रांच, एडी को कोई मार पाए और वो भी सिर्फ एक आदमी, नहीं नहीं, इतनी तो गट्स नहीं है उस नीतीश रघुवंशी में। एडी के सामने आने पर वो भी अपने हाथ ही जोड़ लेता है। ज़रूर 5 से 6 लोग मिल करके ये कर रहे हैं, उसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं यही पता करना है मुझे। फ़िलहाल के लिए तुम सिर्फ शुभम पर नज़र रखो, आगे क्या करना है वो एडी तुम्हें बताएगा। 2 घंटे बाद फाइनली अब ऑपरेशन, जो कि ख़त्म हो चुका था, और जैसे भी डॉक्टर बाहर निकले थे उनके ठीक सामने यहाँ वेदांत खड़े थे।
उनके कंधे पर धीरे से हाथ रखते हुए वो बाकी के स्टाफ को जैसे घूरे थे सब लोग यहाँ से भाग चुके थे। और यहाँ सीनियर डॉक्टर जिसके गर्दन में जैसे उनकी थूक अटक गई हो। वेदांत की तरफ देखते हुए वो अपने चेहरे को जैसे भी नीचे कर पाते तभी उनका दूसरा हाथ भी जाकर के इसी डॉक्टर के कंधे पर रखाया था। और वेदांत के दोनों हाथ जिस तरह से उनके कंधे पर रखे थे ऐसा लग नहीं रहा था कि वो बहुत ही नॉर्मल लग रहे हैं। प्रिटेंड तो पूरी तरह से कर रहे थे कि हाँ उन्हें गुस्सा तो नहीं आ रहा है, वो तो बिल्कुल शांत हैं और वो कुछ भी नहीं करेंगे इस डॉक्टर का। लेकिन उनकी आंखें अच्छे से बता रही थी कि अगर एटी को कुछ भी होता तो इस डॉक्टर का तो यहीं सर कट जाता। वो अपने चेहरे को हाँ मिलाकर कहते हैं, वो ठीक है, 1-2 घंटे में होश आ जाएगा, गोली छूकर निकली है वरना। तभी ज़ोर से वेदांत ने अपने हाथों को उनके कंधे पर कस दिया था और अपने दांत पीसते हुए कहते हैं, वरना वाला ऑप्शन मुझे सुनना ही नहीं है, उसे तो ठीक होना ही था। और अगर ऐसा नहीं होता ना तो आपका क्या होता आप अच्छे से जानते हैं। हम थोड़ी देर उसे ऑपरेशन थिएटर में रखेंगे, उसके बाद से प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट करेंगे। और जिस वार्ड में वो शिफ्ट होगा मुझे पहले अपने आदमियों को भेज करके उस पूरे वार्ड का चेकअप कराना पड़ेगा। कोई भरोसा नहीं है मुझे, बात अगर एडी पर आए तो। और ये बात वो उस डॉक्टर को देखते हुए बोल रहे थे, लेकिन वो डॉक्टर बेचारा थोड़ी ना एडी को कुछ किया था। वो अपने चेहरे को हाँ मिलाते हुए कहते हैं, हाँ सर आप चेक करवा लीजिए, अब और भी अगर कोई बात होगी तो। तभी अपने चेहरे को हाँ मिलाकर कहते हैं, मैं अपने असिस्टेंट से बात कर लूँगा, वो पहुँच जाएगा तुम्हारे केबिन में अगर कोई बात करनी होगी तो। और ये बोल कर के वो जा चुके थे ऑपरेशन थिएटर के अंदर, जहाँ इस वक्त एडी के चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क और उनका चेहरा बिल्कुल शांत नज़र आ रहा था। उनके चेहरे को देखते ही न जाने क्यों वेदांत के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ जाती है। बचपन से रहे थे वेदांत यहाँ मिस्टर एडी के साथ, और बचपन से इन दोनों के बीच में अजीब सी लड़ाई, अजीब सा कनेक्शन, हर बात पर एक दूसरे का कभी सपोर्ट करना तो हर बात पर कभी एक दूसरे के साथ लड़ जाना। वो उनके बेड के पास पहुंचते हुए अपने हाथ को जैसे अभी उनके हाथ पर रखने वाले थे, लेकिन तभी वो एकदम से अपने हाथ को पीछे करते हुए कहते हैं, अगर गलती से भी जग गया ना तो यहीं खून कर देगा मेरा। तो इतना खूनखार है फिर भी ना जाने क्यों तुझ पर इतना प्यार आता है। कहीं पिछले जन्म में तो मेरी वाइफ वगैरह तो नहीं था ना? नहीं 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 नहीं, कभी नहीं। मैं ऐसी चीज़ें कैसे सोच सकता हूँ, छी। आंखें बंद किए हुए चेहरा कितना प्यारा लगता है तेरा, और आंखें खोलते ही ऐसा लगता है खा जाएगा अपनी आंखों से ही। बिना बोले सबको डरा देता है। तेरे सामने आने से पहले 3-4 बार तो हनुमान चालीसा पढ़ना पड़ता है हम सबको। डरावना आदमी। फाइनली अब उन्हें प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था। वहीं दूसरी तरफ सूर्यवंशी मेंशन में यहाँ लगातार एक दरवाजे के बहुत ज़ोर ज़ोर से पीटने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। तभी भाविका जी थोड़े जल्दी में अपने कदम को उसी तरफ बढ़ाई थी, क्योंकि ये कमरा थोड़े साइड में था जिसकी वजह से यहाँ ज़्यादा लोग मौजूद नहीं रहते थे। लेकिन लगभग 2 घंटे बाद उन्हें भी अंदाज़ा हो गया था कि कोई तो है इस कमरे में। दरवाज़ा जैसे ही खुला था, इशिता जो कि गुस्से में बाहर निकलते हुए एकदम से अपने हाथों को अपने दिल पर रखते हुए कहती है, आपका बेटा कहाँ है? भाविका जी इशिता के इस रूप को देखकर के थोड़ा सा घबरा गई थी, लेकिन जैसे इशिता को नजर आया था कि यहाँ पर तो उसकी सासू माँ परेशान हो रही है, वो तुरंत ही उनके कंधे पर हाथ रखते हुए कहती है, अरे वो बदमाशी कर रहा था, आपको पता है मुझे बंद करके चला गया और कह रहा है कि टास्क है, खुलवा कर दिखाओ दरवाज़ा, इसी वजह से वो मुझे गुस्सा आ गया। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी भाविका जी कहती हैं, हाँ वो तो दिख ही रहा है, तुम तो ठीक ही हो, लेकिन अगर तुम्हें गुस्सा आ रहा है तो मैंने कुछ नहीं किया बेटा। ये सुनते इशिता हंसते हुए कहती है, आप क्यों इतना घबरा रही हैं, मुझे आप पर गुस्सा क्यों आएगा? आप ये बताइए ना वेदा कहाँ है? लेकिन फिर वो खुद ही अपने स्टेटमेंट को क्लियर करते हुए कहती है, मेरा मतलब है मिस्टर वेदांत जी कहाँ है? ये सुनती भाविका जो हंसते हुए कहती हैं, क्या बात है, इतनी इज्जत देना कब से शुरू कर दी तुम उसे? वैसे वो शायद गया होगा वहीं अपने ऑफिस वगैरह, मुझे ज़्यादा पता नहीं है बेटा। ये सुनते इशिता कहती है, ओके। और हाँ, जहाँ तक बात रही उसे इज्जत देने की, तो इज्जत नहीं दे रही हूँ उसे। वो क्या है ना कि वेदा नाम से मुझे अपने दोस्त की याद आ जाती है, और वो शख्स जो आजकल मेरे साथ रह रहा है वो मेरा दोस्त नहीं है। भाविका जी इसका मतलब बस इतना ही समझी थी कि हाँ अब तो पति बन चुका है ना तुम्हारा, अब दोस्त कैसे रह सकता है। ये ज़बरदस्ती का स्माइल अपने चेहरे पर लाते हुए कहती है, जी बिल्कुल, वही तो मैं आपको समझाना चाह रही थी, अब जो पति बन चुका है वो दोस्त कैसे बन सकता है। मुझे बंद करके अच्छा नहीं किया तुमने वेदांत, अब तुम रुको,
जहाँ होगे वहीं मिलकर के ज़ोरदार थप्पड़ मारूंगी तुम्हें। अभी इशिता जैसे ही उस जगह से बाहर की तरफ निकलने वाली थी, तभी भाविका जी पीछे पीछे आते हुए कहती हैं, अरे सुनो, तुम्हें किसी से मिलवाना था बेटा। इशिता पीछे मुड़ते हुए कहती है, किससे? अभी तो मुझे अभी ऑफिस निकलना है, तो मैं बाद में आकर मिल लूँगी। और ये बोलते हुए वो गाड़ी की चाबी ढूंढ रही थी। तभी भाविका जी उसका हाथ पकड़ते हुए उसे अपने कमरे की तरफ ले जाते हुए कहती हैं, देखो कौन आया है तुमसे मिलने। इशिता का चेहरा एकदम से खुला का खुला रह गया था। कुसुम जी, यानी कि उसकी मम्मा। वो ज़ोर से अपनी मम्मा की तरफ भागते हुए उन्हें गले लगाते हुए कहती है, मम्मा आप यहाँ क्या कर रही हैं? वो खुश से ज़्यादा घबरा गई थी अपनी मम्मा को यहाँ पर देखकर, और उसे लगा था कि कहीं वेदांत उसकी माँ। नहीं नहीं, इतना तो गलत नहीं कर सकता वो। इशिता की कमज़ोरी या फिर यूँ कह लें कि उसकी स्ट्रेंथ दोनों ही उसकी अपनी माँ थी। यहीं से उसकी दुनिया शुरू होती और अपनी माँ पर ही दुनिया ख़त्म हो जाती। उसकी माँ के अलावा कोई नहीं था उसका इस दुनिया में, जिसकी वजह से वो अपनी माँ को बहुत ही ज़्यादा सिक्योर रखती थी। वो कुसुम जी का हाथ पकड़ते हुए कहती हैं, आप यहाँ पर क्यों आई? आपको घर पर रहना था ना। मैंने कहा था ना कि चाहे कुछ भी हो जाए आप घर से बाहर मत निकलिएगा। ये सुनते ही कुसुम जी कहती हैं, अच्छा तो क्या अब मैं तुम्हारी ससुराल भी नहीं आ सकती? देखिए ना, क्या कह रही हैं आपकी बहू रानी जी। आपके यहाँ आने से इन्हें बहुत तकलीफ हो रही है। ठीक है भाई, अब सासू माँ मिल गई तो अपनी माँ की कदर क्यों ही रह जाएगी तुम्हें। चली जाती हूँ मैं। लेकिन तभी इशिता उनको रोकते हुए कहती है, माँ आप गुस्सा क्यों कर रही हैं? मेरा मतलब बस इतना था कि घर पर आप सेफ रहती ना। ये सुनती भाविका जी कहती हैं, अच्छा तो यहाँ पर सेफ नहीं रहेंगी वो, मेरे साथ रहेंगी, अकेले क्या करेंगी? वैसे भी तुम्हारे पापा तो रहते नहीं हैं घर पर, वो तो अक्सर फॉरेन ट्रिप पर ही रहते हैं। इसी वजह से मैंने सोचा है कि कुसुम जी हमारे साथ ही रहेंगी। अच्छी दोस्ती भी तो है हमारी। ये सुनते इशिता जो अपने चेहरे को हाँ मिलाकर कहती है, जी जी, सही कह रही हैं आप। अब तो इशिता का खून ही खौल चुका था। वो और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती थी वेदांत के इस घटिया प्लानिंग को। समझ गई थी वो कि वेदांत ने ज़बरदस्ती कुसुम जी को यहाँ पर लाया होगा, ताकि यहाँ इशिता की कमज़ोरी रहेगी तो इशिता को भी रहना ही पड़ेगा वेदांत के साथ, और वो आराम से ब्लैकमेल कर सकेगा उसकी माँ को लेकर। लेकिन वेदांत का ऐसा शायद कोई इरादा था नहीं। वो तो इशिता की ओवर थिंकिंग थी, जो कि हमेशा नफ़रत से शुरू होकर के नफ़रत पर ही ख़त्म होती थी। वैसे वेदांत जी को बथेरे काम होते थे, लेकिन आज एडी जी को इतने प्यार से देखने का मौका मिला था, तो वो ये मौका क्यों छोड़ते? अपने असिस्टेंट को भी उन्होंने मना कर दिया था कि वो अभी किसी काम के लिए नहीं आ सकते। फ़िलहाल के लिए तो बस उन्हें अपने फ़िलहाल के लिए तो बस उन्हें अपने इस दोस्त के साथ रहना है। वो कमरे से अभी बाहर निकलने ही वाले थे, लेकिन निकलते निकलते एक बार पीछे मुड़कर के उन्होंने एडी की तरफ देख लिया था, जो कि अब फाइनली अपनी आँख खोल चुके थे। वेदांत का मन नहीं कर रहा था कि वो ऐसे एडी को इस हालत में अकेले छोड़कर जाएं, जिसकी वजह से वो अपना हाथ हैंडल पर रखते रखते एकदम से पीछे करते हुए अब दोबारा से कमरे के अंदर आ चुके थे, और इस बेड के ठीक बगल में खड़े होते हुए अपने हाथ को पीछे करते हुए कहते हैं, अभी तबीयत ठीक है आपकी? एडी अपनी आंखों को प्रॉपरली अब खोल चुके थे, और उनके होंठ जो कि अभी थोड़ी देर के लिए काम नहीं करने वाले थे, जिसकी वजह से उनकी आवाज़ भी प्रॉपरली अभी निकल नहीं पा रही थी। 2 मिनट खुद को ऐसे ही शांत रखने के बाद फाइनली वो वेदांत की तरफ देखते हुए कहते हैं, कितना देर हुआ मुझे अनकॉन्शियस हुए? ये कैसा अजीब सा सवाल था। अगर लेकिन फिर भी वेदांत जवाब देते हुए कहते हैं, 3, साढ़े 3, 4, साढ़े 4 घंटे लगभग। ये सुनते ही एकदम से एडी फ्रस्ट्रेट होते हुए कहते हैं, इतने सारे मशीन्स क्यों लगे हुए हैं? गोली छू कर ही तो निकली थी, इतना फालतू काम करने की क्या ज़रूरत थी? सुनते वेदांत का मुंह तो खुला का खुला रह गया था। इस हालत में भी कोई डांट रहे उन्हें? अभी तो बेहोशी से उठे हैं, लेकिन अकड़ तो कम नहीं होने वाली थी इनकी। तभी वेदांत कहते हैं, गोली लगी थी, कोई चींटी नहीं काटी थी जो ऐसे ही छोड़ देते। ब्लीडिंग कुछ ज़्यादा हो रही थी, और उस बुलेट में थोड़ा पॉइजन भी था, जिसकी वजह से आपको एडमिट करना पड़ा, वरना हम थोड़ी ना आपका टाइम वेस्ट कराते। तब एडी कहते हैं, टाइम तो तुम लोग को वेस्ट करने की आदत है और मेरा भी करवाने की आदत है, और पूछो जाकर के सर्जन से कब तक डिस्चार्ज हो सकता हूँ मैं। डिस्चार्ज? डिस्चार्ज नहीं हो सकते आज, पॉसिबल ही नहीं है, 12 घंटे तक तो यहीं रहना पड़ेगा। वेदांत ने भी थोड़े तेज़ आवाज़ में कह दिया था। तब एडी उन्हें घूरते हुए कहते हैं, दिमाग ख़राब हो गया, तो मुझे यहाँ पर रखोगे? वेदांत 2 कदम पीछे होते अपने चेहरे को हाँ मिलाते हुए कहते हैं, रखना तो पड़ेगा, अब आप इसके लिए कुछ नहीं कर सकते, और अगर आप यहाँ से भागने की कोशिश करेंगे तो आपका हाथ बांधना पड़ेगा। तभी वो फ्रस्ट्रेशन में अपने चेहरे को हिलाते हुए कहते हैं,
इशिता समझ रखे हो मुझे कि मेरा हाथ बांध करके मुझे अपने पास रख लोगे? वेट वेट वेट, ये कैसे पता चला इन्हें? वेदांत का दिमाग एकदम से अब बुलेट की रफ्तार से आगे बढ़ने लगा था कि इन्हें सारी बातें पता कैसे चल जाती हैं। कहीं ये उनके रूम में कैमरा तो नहीं लगा रखे? जी जी जी, ऐसा काम थोड़ी ना करेंगे। वो यही सब अभी सोच रहे थे कि तभी एडी जो वेदांत की तरफ घूरते हुए कहते हैं, तुम्ही से बात कर रहा हूँ। तभी एडी थोड़े स्ट्रिक्टली कहते हैं, कुछ पूछ रहा हूँ मैं तुमसे, सुनाई दे रहा है तुम्हें? रांच मीटिंग के लिए गया कि नहीं? और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तभी वेदांत जो अपने वॉच में टाइम देखते हुए कहते हैं, कुछ नहीं, मैं अभी मुझे 2-3 पेशेंट्स को देखना था। उन्होंने मतलब देख लिया उन्हें, और अभी मैं। तभी एडी उनकी बातों को समझते हुए कहते हैं, यहीं पर चुपचाप बैठे हुए थे, 4 घंटा वेस्ट कर दिया ना? 4 घंटा वेस्ट नहीं किया, आपके साथ था, कुछ हो जाता आपको तो? तभी एडी उन्हें घूरते हुए कहते हैं, मुझे जो होता सो होता, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला ना तो तुम्हारे साथ क्या हुआ यू डोंट नो। जाओ जा करके मीटिंग आज के आज ही रखवा, और हो सके तो वीसी करवा देना, मैं वीडियो कॉल पर बात कर लूँगा। तभी वेदांत अपने चेहरे को नाम मिलाकर कहते हैं, नहीं नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है, हम हैंडल कर लेंगे, आप रेस्ट करिए। ये बोलते हुए वेदांत जो हैंडल पर अपना हाथ रखते हुए एक और बार पीछे की तरफ मुड़ते हुए कहते हैं, अजीब साइको इंसान है, ना खुद चैन से रहता ना मुझे रहने देता है, उफ। और ये बोलते हुए वो बाहर निकलने लगे थे। तभी एडी का एक और सवाल उनके कानों में पड़ा था, इशिता कहाँ है, और ठीक तो है ना वो? उसके साथ ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करोगे तुम? यह सुनते वेदांत अपने चेहरे पर बड़ी से स्माइल हुए पीछे मुड़ते हुए कहते हैं, आप ही की प्लानिंग है सर, जैसा आपने कहा था बिल्कुल उसी हिसाब से एग्जीक्यूट कर रहे हैं, बाकी देखते हैं। जब तक वो ठीक नहीं हो जाती तब तक थोड़ी ज़ोर ज़बरदस्ती तो करनी पड़ेगी। और ये बोलते हुए वो तुरंत ही अब हैंडल खोल करके बाहर निकल चुके थे, क्योंकि एडी क्या इसके अलावा और डांट नहीं सुनना था उन्हें। वहीं यहाँ अब पूरे रूम में एडी अपने आप को अकेला पाते हैं, तो जैसे अभी वो बगल की तरफ देखे थे, उनका फ़ोन थोड़ी दूर पर रखा था, जिसकी वजह से वो अपने थोड़े पास में रखे बेल को अपने हाथ से दबा दिए थे। यहाँ पर कोई स्टाफ अंदर आए ऐसी परमिशन वेदांत ने किसी को दी नहीं थी, जिसकी वजह से वही दौड़ते हुए अब अंदर की तरफ आते हुए कहते हैं, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम? कितना घबरा जाते थे वो एडी को अगर कुछ भी हो तो। वो तुरंत अपने चेहरे को ना मिलाकर कहते हैं, मेरा फ़ोन दो, पता नहीं उस लड़की ने कुछ खाया होगा कि नहीं। यह सुनते वेदांत जो एकदम से हैरान होते हुए मिस्टर एडी की तरफ घूरते हुए कहते हैं, कौन? एडी जो जैसे अपनी नज़रों को उनकी तरफ घुमाए थे, वो बस फ़ोन ले जाकर के एडी के हाथ में थमा दिए थे और धीरे से पूछते हैं, बस मैं जानना चाह रहा था कौन सी लड़की? एडी जो पहले तो अपने फ़ोन की तरफ देखे थे और किसी को कॉल लगाने तो वाले थे, लेकिन तब तक वो वेदांत की तरफ देखते हुए कहते हैं, मीटिंग बाद में जाना, तुम पहले जा कर के जिया को चेक करो, 4 घंटे से पता नहीं क्या कर रही होगी। और हाँ, उसे ले जा कर के कुछ खिला देना, घर का खाना नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुझे घर वालों पर भरोसा नहीं है। मेरे रेस्टोरेंट से लेकर जाना, और मेक श्योर कि कुछ हेल्दी हो। तभी वेदांत जो अपने चेहरे को हाँ मिलाते हुए कहते हैं, ओके, पर आई यू श्योर कि आप ये बात जिया के लिए कह रहे हैं? ये सुनते ही एडी जो अपने चेहरे को हाँ मिलाते हुए कहते हैं, क्यों तुम्हें एक बार में सुनाई नहीं देता है? वेदांत अपने चेहरे पर हल्की से स्माइल लाते हुए कहते हैं, हाँ बहुत कॉम्प्लिकेटेड है सर, समझ नहीं आते आप। एडी जो अपने चेहरे का रिएक्शन जैसे दिए थे, तभी वेदांत अपने कंधे को उचकाते हुए कहते हैं, नहीं मतलब मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा था। अकॉर्डिंग टू आपके परिवार वाले आप तो जिया से बहुत नफरत करते थे सर, फिर अचानक से इतनी केयर। तभी एडी उनकी तरफ देखते हुए कहते हैं, जितना कहा है उतना करो, और नफरत तो मैं उससे करता ही हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसका ध्यान न रखूँ। मार खाने के लिए उसके अंदर ताकत होनी चाहिए, वरना एक थप्पड़ में अनकॉन्शियस हो जाएगी। वेदांत जो अब कमरे से बाहर निकलते हुए अपने मन में कुछ सोचे जा रहे थे, थप्पड़ मारेंगे तब तो अनकॉन्शियस होगी ना, पता नहीं क्यों शौक चढ़ा रहता है सबके सामने विलन बनने का, खैर मुझे क्या। और ये बोलते हुए वो बाहर निकल चुके थे। तुरंत ही मिस्टर एडी अपने हाथ में लिए फ़ोन को अब किसी और को कॉल लगाने के लिए यूज़ करते हैं, रांच। जैसे ही फ़ोन इधर से गया था, तुरंत ही दूसरी तरफ से फ़ोन रिसीव भी हो गया था। रांच तो कुछ ज़्यादा ही गुस्से में नज़र आ रहा था। जैसे अभी एडी यहाँ से कुछ बोल पाते, तभी दूसरी तरफ से रांच जो खुद ही उनको ग्रीट करते हुए कहता है, हेलो सर, गुड आफ्टरनून सर, आपकी तबीयत कैसी है? इधर से एडी का सिर्फ इतना ही जवाब आया था, कर क्या रहे हो तुम, किसी को मारा तो नहीं? तुरंत ही रांच जो कि अपने चेहरे पर गुस्सा तो बहुत था लेकिन उसे कंट्रोल करते हुए कहता है, नहीं सर, लेकिन फ़िलहाल ये आदमी मेरे सामने है
रघुवंशी मेंशन के ठीक सामने खड़ा हूँ सर। आप एक बार परमिशन दीजिए घर के अंदर घुसकर। लेकिन तभी बीच में एडी उनको रोकते हुए कहते हैं, ऐसी कोई गलती नहीं करोगे तुम रांच, और वो भी बिना मेरे परमिशन के, तो सोचना भी मत। तभी रांच वेदांत की कही हुई बात एडी को बताते हैं कि किस तरह से शुभम ने ये सारे कांड को अंजाम दिया है। इसके बावजूद भी क्या एडी सर उसे माफ़ करने वाले हैं? लेकिन नहीं, एडी रांच को ऑर्डर देते हुए कहते हैं, उस मेंशन के ठीक सामने ऐसी जगह पर कैमरा लगाओ जिससे उनके घर की हर एक एक्टिविटीज़ मेरी आंखों के सामने नजर आए। मैं भी देखना चाहता हूँ कि कौन कौन शामिल है। मैं भी तो देखूँ रघुवंशी खानदान किस हद तक दुश्मनी पर उतरा है। ऐसे एडी ने इतना बोला था, रांच अपने काम में लग चुका था और इधर से मिस्टर एडी ने फ़ोन भी कट कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ यहाँ वेदांत जी पहुँचे थे घर पर जिया को खाना खिलाने के लिए। अपने हाथ में जिस डब्बे को लेकर के अभी वो जिया के सिर्फ गेट के सामने पहुँचे थे, लेकिन तब तक मुदित तो तुरंत ही उनकी तरफ आगे बढ़ गया था और वेदांत को रोकते हुए कहता है, कहाँ जा रहे हैं आप? चाचू ने मना किया, किसी को भी अंदर नहीं जाना है। मुदित जिया का ख्याल रखता था और वो जनरली जिया को मानता था, लेकिन अपने परिवार की वजह से वो जिया के साथ ज़्यादा अच्छे से बिहेव नहीं कर पाता था। और वेदांत जिसके हाथ में भी कुछ तो था, लेकिन वो उनको रोक दिया था। वेदांत अपने हाथ में फ़ोन पकड़ते हुए कहते हैं, एडी को कॉल करूं? उसी से पूछ कर आया, इवन उसी ने मुझसे कहा है अगर फिर भी प्रॉब्लम है तो तुम खुद पूछ सकते हो। और ये बोल करके वो डिजिटल लॉक खोलते हुए अब कमरे के अंदर जा चुके थे। जिया के कमरे की सिक्योरिटी कुछ ज़्यादा ही रहती थी। वो अभी पूरी तरह से शांत पड़ी हुई थी और जैसे अभी कोई अंदर की तरफ आया था, चिहुक करके वो खड़े होते हुए कहती है, उसे तो बस यही लगा था कि चाचू शायद उसके कमरे में आए होंगे, लेकिन यहाँ पर तो मिस्टर वेदांत आए हुए थे और अपने हाथ में कुछ ले करके। वेदांत के साथ जिया बहुत ही ज़्यादा क्लोज थी और उनको देखते वो तुरंत ही उनके सामने जाते हुए कहती है, चाचू कैसे हैं? बहुत घबराहट हो रही है। सुबह से मैं चाह रही थी उन्हें कॉल करूं, लेकिन मुझे डर लग रहा था और उन्होंने भी मना किया कि मैं फ़ोन यूज़ ना करूं। कहाँ है वो? सुबह से मुझसे मिलने भी नहीं आए ठीक से और बात भी नहीं किया। इतनी देर में तो कम से कम एक दो बार फ़ोन कर ही देते थे डांटने के लिए। आज तो डांटने के लिए भी फ़ोन नहीं किया। उसको इतना घबराता देख करके वेदांत उसके सर पर धीरे से अपना हाथ सहलाते हुए कहते हैं, इट्स ओके, बंदा बिजी भी हो सकता है और तुम्हें डांट सुनने का इतना चुल क्यों मचा रहता है? वैसे भी वेद चाचू है ना, उसको छोड़ो, जाने दो, वो बिजी है अपने काम में। पक्का ना? आप झूठ तो नहीं बोल रहे मुझसे? वो ठीक है ना? पता नहीं क्यों मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा चाचू। तभी वेद उसको प्यार से उसके गाल पर हाथ रखकर समझाते हुए कहते हैं, बच्चे वो सच में बिजी है, बहुत काम होता है तुम्हारे चाचू के पास। ऐसे थोड़ी ना आते हैं पैसे। चलो फटाफट से ये देखो तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। और वो उसके लिए उसका टेस्टी टेस्टी फेवरेट पास्ता लेकर आए थे, जिसे देखते ही जिया अपने चेहरे पर एक स्माइल लाते हुए कहती है, ये मेरे लिए? वैसे ये सब खाना मुझे अलाउड नहीं है। चाचू ने बोला है सिर्फ उबला हुआ खाना खाओ और जो हेल्दी हो वो खाओ। बताइए मेरी कोई उम्र है ये सब खाने की? वेद के साथ जिया की अच्छी बनती थी, जिसकी वजह से वो मस्ती करते हुए अब वेद की बात पर भरोसा करके ये समझ रही थी कि उसके चाचू ठीक है और उसने अब लंच भी कर लिया था। और फाइनली अब थोड़ी देर बाद वेद इसको अलविदा करते हुए यहाँ से निकल गए थे और साथ में ये वादा भी दिए थे कि शाम तक उसके चाचू उससे मिलने ज़रूर आएंगे। सांझ जी को ये बात पता थी कि एडी जिया के साथ वाकई किस तरह से रहते हैं। हाँ, वो बात अलग थी कि कभी एडी ने इस बात का जिक्र भी नहीं किया था वेदांत से, लेकिन आप भी कोई कम इंटेलिजेंट इंसान नहीं थे। वो एडी की हरकतों से समझ जाते थे कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है और उनका बिहेवियर किसके साथ कैसा रहता है।